जगह है ग्रेस फील्ड हाउस, एक अनाथालय जो देखने में इतना खूबसूरत है कि अंदर जाने से पहले ही दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन कहानियों में जो जगह सबसे सुंदर दिखती हैं, वो अक्सर सबसे गहरे राज छुपाती हैं। इस अनाथालय में अलग अलग उम्र के काफी सारे बच्चे रहते हैं। कोई 4 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का। ये सब एक दूसरे को अपना सगा भाई बहन मानते हैं। भाग दौड़, हंसना खिलखिलाना, साथ पढ़ना, इनकी जिंदगी देखने में एकदम नॉर्मल लगती है। लेकिन गौर से देखो तो दो चीजें फौरन आंखों में खटकती हैं। पहली बात, यहाँ रहने वाले हर बच्चे के गले पर एक नंबर का टैटू बना हुआ है। बच्चे का नाम नहीं, पहचान उसके इसी नंबर से होती है। एम्मा है 42194, नॉर्मन है 3194, रे है 194। ये नंबर सिर्फ पहचान का जरिया नहीं है, ये कुछ और भी है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। दूसरी बात, इस अनाथालय के चारों तरफ एक लकड़ी की ऊंची फेंस लगी हुई है। कोई भी बच्चा उस फेंस को पार नहीं कर सकता। और एक बड़ा सा मेन गेट भी है जिसके पास जाना सख्त मना है। इस सब की जिम्मेदार एक औरत है जिसे यहाँ के तमाम बच्चे प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं। उसका नाम है इज़ाबेला। वो बच्चों को पढ़ाती है, उनके साथ खेलती है, उनका ख्याल रखती है। रोज उनका IQ टेस्ट होता है, रोज नए सवाल होते हैं। इज़ाबेला कहती है कि ये सब इसलिए है ताकि जब कोई फैमिली बाहर से आए और किसी बच्चे को अडॉप्ट करे तो वो बच्चा बाहर की दुनिया में अच्छे से जी सके। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक दोपहर मैदान में सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। वह एक बड़ा टीम गेम चल रहा होता है। कुछ बच्चे जंगल में छिप रहे होते हैं और जो पकड़ रहा होता है वह उन्हें ढूंढ कर निकालता है। आज पकड़ने की जिम्मेदारी इस नॉर्मन मान पर होती है। और नॉर्मन कोई आम लड़का नहीं है। वह अपने तेज दिमाग से पहले पूरे जंगल का लेआउट सोचता है, फिर एक एक करके छिपे हुए बच्चों की मुमकिन जगहों का अंदाजा लगाता है। छोटे बच्चे जहाँ छिपे थे वे मिलते गए, बड़े ज्यादा होशियार होकर छिपे थे लेकिन वे भी मिल गए। और सबसे आखिर में थी एम्मा, जो सभी बच्चों में सबसे फुर्तीली और चालाक थी। लेकिन नॉर्मन ने उसकी चाल भी पहले से भांप ली थी। अपनी जगह से हिलती एम्मा को नॉर्मन ने एक रणनीतिक चाल से घेर लिया और पकड़ लिया। ये खेल सिर्फ टाइम पास नहीं था, यहाँ के बच्चों के लिए यह एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास था, दिमाग को तेज रखने का एक तरीका। इज़ाबेला चाहती थी कि इन बच्चों की सोचने की ताकत हमेशा बढ़ती रहे। उसी वक्त अनाथालय में एक खबर आती है। कॉनी, एक 6 साल की बड़ी बड़ी आंखों वाली बच्ची, आज अडॉप्ट होने वाली होती है। उसके लिए एक नई फैमिली आई होती है। कॉनी बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची है। वह हमेशा अपने हाथ में एक छोटा सा खरगोश वाला टेडी बियर रखती है जिसे वह लिटिल बनी ऑन कहती है। उस टेडी के बिना वह एक कदम भी नहीं चलती। शाम को कॉनी की विदाई होती है। तमाम बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं। कॉनी खुद भी आंखें पोंछते हुए सबसे वादा करती है कि बाहर जाने के बाद वह सबको चिट्ठियां जरूर भेजेगी। वहाँ खड़े रे उनके माथे पर एक शिकन सी उभर आती है। अब तक इस अनाथालय से कितने ही बच्चे अडॉप्ट होकर जा चुके थे, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी और न ही कभी कोई वापस आया था। ये बात रे एक बार एम्मा और नॉर्मन से शेयर कर चुका था, लेकिन इस वक्त कोई कुछ नहीं कहता। इज़ाबेला का हाथ थामे कॉनी मेन गेट की तरफ बढ़ जाती है। बाकी बच्चे उसे जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद एम्मा और नॉर्मन मेन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी एम्मा की नजर दूर एक मेज पर जाती है और उसका दिल एकदम धड़क उठता है। वहाँ कॉनी का लिटिल बनियान पड़ा होता है। एम्मा फौरन परेशान हो जाती है। कॉनी अपने टेडी के बिना कहीं नहीं जाता, कभी नहीं। तभी रे वहाँ आता है। वो खिड़की से बाहर देखकर कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी जल रही है, मतलब कॉनी शायद अभी वही होगी। अगर तुम दोनों अभी जाओ तो शायद उसका टेडी उसे वक्त पर दे सको। एम्मा और नॉर्मन जानते हैं कि गेट के पास जाना नियम के सख्त खिलाफ है, लेकिन कॉनी की वो मासूम आंखें, उसका भोला सा चेहरा एम्मा के सामने आ जाता है। एम्मा टेडी उठाती है और दोनों गेट की तरफ भाग पड़ते हैं। मेन गेट के पास पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा ट्रक खड़ा दिखाई देता है। दोनों अंदर का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, शायद कॉनी उसी ट्रक में बैठी हो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। एम्मा कॉनी को आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोनों ट्रक के पीछे जाकर अंदर झांकते हैं। जो उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कॉनी की लाश रखी हुई, उसकी आंखें बंद थी, चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके सीने पर एक लाल फूल रखा हुआ था। एम्मा के हाथ से टेडी वहीं गिर जाता है। वो कांपने लगती है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अंदर से जैसे सब कुछ टूट जाता है। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। नॉर्मन एक ही पल में पूरी स्थिति समझ जाता है। वह एम्मा का हाथ पकड़ता है और दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। वहाँ दो बहुत बड़े, बहुत खतरनाक डीमन, उनकी शक्ल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वे कॉनी की लाश को ट्रक से निकालकर एक पानी से भरे कैप्सूल में डालने लगते हैं और फिर बेखौफ होकर आपस में बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस जगह के इंसानों का मांस बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। यहाँ बच्चों को सिर्फ हमारे खाने के लिए पाला जाता है। बच्चे जितने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनका दिमाग उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एम्मा और नॉर्मन के जहन में एक ही पल में सब कुछ साफ हो जाता है। वह कोई अनाथालय नहीं है, ये
एक इंसानी फॉर्म है जहाँ बच्चों को डीमंस के खाने के लिए पाला जाता है। तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है। वह उन डीमंस से बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करती है। कॉनी की लाश सामने देखकर इजाबेला के चेहरे पर कोई दर्द नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं। वह सीधा वादा करती है कि अगली बार और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा तैयार रखेगी। एक डीमन को हवा में किसी बच्चे की खुशबू आने लगी। वह नीचे चेक करता है और उसे जमीन पर पड़ा हुआ कॉनी का टेडी मिल जाता है। उसे उठाकर इजाबेला को दे देता है। इजाबेला टेडी देखकर समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ आया था। एमा और नॉर्मन पहले ही वहाँ से भागकर जंगल में घुस चुके थे। जंगल में एमा बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस इंसान को वह माँ समझती थी, जिस औरत ने उन्हें पाला, पढ़ाया, प्यार दिया, वही उन्हें मरने के लिए तैयार करती रही। ये सच उछलना बहुत मुश्किल था। नॉर्मन उसके पास बैठता है और उसे शांत करता है, फिर कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। एमा आंखें उठाती है और कहती है अकेले नहीं, सारे बच्चों को साथ ले जाएंगे। नॉर्मन जानता है कि इतने छोटे बच्चों के साथ भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एमा की आंखों में वह इरादा देखकर वह भी एग्री करता है। अगले दिन दोनों अनाथालय में बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। इजाबेला को कोई शक न हो, यही सबसे जरूरी था। चुपके से फेंस के पास जाते हैं, फेंस पार करते हैं, जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल के आखिर में पहुंचते ही एक बहुत ऊंची, बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी मिलती है। बिना किसी मदद के इस दीवार को पार करना नामुमकिन था। नॉर्मन कहता है दीवार पर चढ़ने के लिए मजबूत रस्सियां चाहिए, इनका इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैदान में एक छोटी सी बच्ची अचानक गायब हो जाती है। बाकी सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन इजाबेला बिल्कुल नहीं घबराती। वह सीधा अपनी जेब से गैजेट निकालती है, स्क्रीन पर कुछ चेक करती है और सीधी जंगल में चली जाती है। कुछ ही पल में वह बच्ची को अपने साथ मैदान में ले आती है। एमा और नॉर्मन एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं। इजाबेला ने तमाम बच्चों के अंदर सीक्रेट ट्रैकर्स लगाए हैं, जिससे वह हर बच्चे की लाइव लोकेशन अपनी घड़ी जैसी मशीन में देख सकती है। इसका मतलब बिना ट्रैकर का कोई हल किए भागना और भी मुश्किल था। अगले दिन दोनों जंगल में रस्सियां एक खोखले पेड़ के अंदर छिपा देते हैं। इसी वक्त वहाँ रे आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। रे सीधा पूछता है क्या छिपा रहे हो? नॉर्मन और एमा ने सोचा और फिर सब कुछ बता दिया। टॉनी की डेथ, ट्रक, डीमंस, फार्म की पूरी सच्चाई। रे बिल्कुल ड्रामा नहीं करता, वह बहुत प्रैक्टिकल लड़का था। एक पल सोचता है और कह देता है इस मिशन में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तीनों लाइब्रेरी में जाते हैं रिसर्च करने। वहाँ कुछ खास किताबें मिलती हैं। सब पर एक उल्लू का स्टैंप लगा हुआ था और उसके चारों तरफ एक कोडेड मैसेज लिखा हुआ था। तीनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं और एक नाम सामने आता है, विलियम मनरो। ये कोई इंसान था जो इस फार्म की पूरी सच्चाई जानता था और इन किताबों के जरिए बच्चों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता था कि सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। उम्मीद की एक नई किरण थी। उसी शाम इजाबेला तमाम बच्चों को मेन हॉल में इकट्ठा करती है। वह उन्हें एक नई असिस्टेंट से मिलवाती है, सिस्टर क्रोनो। क्रोनो दिखने में काफी अजीब और डरावनी थी। एम्मा, नॉर्मन और रे उसे देखते ही थोड़े टाइट हो जाते हैं। अब उन पर नजर रखने के लिए एक ही जगह दो दुश्मन थे। जान बचाकर भागना और भी मुश्किल होने वाला था। अगले दिन का गेम सेशन खास था। एम्मा, नॉर्मन और रे ने सभी बच्चों को जंगल में पकड़म पकड़ाई का गेम खिलाना शुरू किया। लेकिन इस बार ये सिर्फ गेम नहीं था, ये ट्रेनिंग, छिपना, भागना, एक दूसरे की मदद करना। जो भी भागने के दिन काम आए वह सब यहाँ से सीखना था ताकि उस रात कोई पैनिक न करे। लेकिन क्रोने भी चुप नहीं बैठी। वह गेम में खुद शामिल हो गई और बच्चों को पकड़ने की पूरी कोशिश की। वह ताकतवर थी और चालाक थी। नॉर्मन दूर से पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व करता रहा और एमा को इशारे करता रहा। बाकी बच्चे मिलकर क्रोने को बार बार चकमा देते रहे और क्रोने उन्हें पकड़ नहीं पाई। लेकिन इस गेम के बाद क्रोन को एक बात समझ आ गई, ये बच्चे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ प्लान बना रखा है। उसी रात एमा, नॉर्मन और रे चुपके से मिलते हैं। नॉर्मन कुछ बात कहकर रुक जाता है, फिर कहता है कि हमारी प्लानिंग की खबर इजाबेला तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मतलब इन बच्चों के बीच ही कोई एक बच्चा है जो इजाबेला का जासूस है। जासूस का पता लगाने के लिए नॉर्मन एक जबरदस्त प्लान बनाता है। वह अपनी ही उम्र के दो और बच्चों, डॉन और गिल्डा, को टीम में शामिल करता है। पहले वह उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। कॉनी की मां, डीमंस का फार्म। डॉन को पहले यकीन नहीं होता। एमा जब रोते हुए कहती है कि कॉनी अब इस दुनिया में नहीं है, तो गिल्डा उसकी बात पर यकीन कर लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि एमा कभी झूठ नहीं बोलती। डॉन भी मान जाता है। अब जासूस को पकड़ने की चाल बनाई जाती है। नॉर्मन ने डॉन को रस्सियों की एक जगह बताई, सीलिंग के पीछे। गिल्डा को दूसरी जगह बताई, बेड के नीचे। और एक तीसरी जगह वह सिर्फ एक खास इंसान को बताता है। उसी रात अनाथालय का एक बच्चा चुपके से इजाबेला के दरवाजे के नीचे एक सीक्रेट नोट डालकर चला जाता था। नोट में लिखा था रस्सियां कहाँ छिपाई गई और साथ में यह भी कि नॉर्मन एक बहुत चालाक और खतरनाक लड़का है। अगली सुबह नॉर्मन, एमा और रे वहाँ जाते हैं जहाँ रस्सियां छिपाई गई थी, लेकिन रस्सियां वहाँ से गायब थी। रे गुस्से में कहता है डॉन और गिल्डा में से कोई एक जासूस है। नॉर्मन मुस्कुराता है, बिल्कुल शांत, फिर कहता है नहीं रे, डॉन और गिल्डा में से कोई जासूस नहीं है। नॉर्मन समझाता है कि जो तीसरी जगह बताई गई थी वह सिर्फ एक ही इंसान को बताई थी। जासूस ने इन सभी जगहों की खबर इजाबेला तक पहुंचा दी। रे चुप हो जाता है। नॉर्मन धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है
जासूस तुम हो रे। रे कुछ पल की खामोशी के बाद सच्चाई कबूल कर लेता है। वह बहुत पहले से इजाबेला के लिए काम कर रहा था ताकि अपनी जान बचा सके। उसे पता था कि अकेले भागना नामुमकिन है, इसलिए उसने इजाबेला के साथ एक सौदा किया था। वह जासूस बनेगा और बदले में इजाबेला उसके अडॉप्शन का वक्त बढ़ा देगी। रे आगे कहता है कि कॉनी का टेडी वह जानबूझकर